हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है और उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना महामारी के दौर में आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और इस निराशा के दौर में बिल्कुल भी हताश मत होइए। जिस माध्यम से भी जैसे भी शिक्षा मिल रही है ग्रहण करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि इस दौर में शिक्षा का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे और मैं भी इस मुश्किल को थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए इस चैनल पर क्लास 12th और +1 का पाठ्यक्रम हम उपलब्ध करवाएंगे। 9th और 10th का पाठ्यक्रम पहले से ही उपलब्ध है साइंस का, और +1 और +2 की क्लासेस हम और यहाँ देने जा रहे हैं, विद नोट्स देंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि मेरी ये पहल आपके ज़रूर काम आएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होगा? इसको वैसे हम कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये इसका सेकंड नेम होगा। जब कोई चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज एट रेस्ट, इस चैप्टर में आपकी प्रीवियस नॉलेज काम आने वाली है। जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, अगर वो आपको याद है, अच्छे से समझा आपने, तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ काम आएगा। जैसे चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी क्या है, लास्ट प्रीवियस क्लासेस की टर्म्स है। अगर फिर भी नहीं पता तो मैं आपको यहाँ जरूर बताऊंगा। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है? कोई भी वायर, इसमें चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मीनिंग होता है स्थिर, यानी कि रेस्ट पोजीशन में। अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये क्या है? स्टडी है किसकी? जब चार्ज कब कहाँ हो? रेस्ट में हो। जब चार्ज रेस्ट में होगा उसकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी डेफिनेशन हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप समझ लीजिए होता क्या है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ चार्जेस डिस्कस करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हर वो टर्म डिस्कस करेंगे जो एक रेस्ट पोजीशन में चार्ज है, उसके कारण जो इफेक्ट होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। देखो जरा, पहले आप ये बताओ कि ये क्या चीज है। ये एटम बना रहा हूं, एक कौन से एलिमेंट का है, ये थोड़ा गेस करके मेरे को बताओ। एटम में क्या होता है? सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, और आउटर सेल्स में क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने गैस करके बताना है कि ये एटम कौन से एलिमेंट का है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब होता क्या है चार्ज? देखो, कोई भी एटम, हमारी सराउंडिंग में जितने भी मैटर है ना, वो एटम से बने हैं। हर एटम से बना है। और एटम किससे बने हैं? इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल अमाउंट में। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये डिस्कस प्रीवियस क्लासेस में हम कर चुके हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब ये दोनों इक्वल अमाउंट में, तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे ये। यानी कि मान के चलें कि यहाँ कितने हैं? 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल +6 होंगे। तो इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो नेट चार्ज इस पे कितना होगा? 0। इसलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल होता है एटम। ये थॉमसन मॉडल में डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास में। चलो थोड़ा केमिस्ट्री का कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो चार्ज है, यहां से निकल के सामने आ रहा है कि 2 प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज। 2 टाइप्स का। कौन कौन सा होगा? एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होगा? प्रोटॉन के कारण। और नेगेटिव चार्ज किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। अब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज आता कैसे। तो देखते हैं, हमने एक ग्लास रोड ली, ग्लास रोड, और एक लिया सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा, एक एबोनाइट रोड,
और इसके साथ भी एक सिल्क क्लॉथ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है कि कोई भी बॉडी पर चार्ज आता कैसे है। इसका एक ही कंसेप्ट है, देखो कैसे। अभी हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था, ये कोई बॉडी है। अब इसमें क्या होगा, इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे, यही है। एक बॉडी और बना देता हूं इधर, सेम केस, इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब कहीं से क्या हुआ कि इसके पास प्रोटॉन्स एक्सेस अमाउंट में आ गई, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ गई। तो अब ये जो है इतना ही इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज केस में एक्सेस अमाउंट में है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, यानी कि इस बॉडी पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीटली इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में रहेगा। तो इसीलिए ये जो बॉडी है उस पर नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और इसलिए इस बॉडी को बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये आप समझ लीजिए, नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कैसे बॉडी चार्ज करती है। सेम इधर ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये प्रोटॉन्स है। अब इधर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि ये क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये कंसेप्ट समझ में आया। अब इसके पास एक्सेस अमाउंट में प्रोटॉन्स आए कहां से, इसके पास एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहां ग्लास रोड ली हमने और साथ में क्या लिया, सिल्क। अब जो एटम है ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और ये न्यूक्लियस क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल फोर्स से बाइंड करके नहीं रख सकता। कुछ ऐसे भी होंगे जो क्या है, इससे लूजली बाउंडेड होंगे। अगर उन पर थोड़ी सी एनर्जी हम उनको दे देंगे तो वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। इसके लिए एक टर्म हम यूज करने जा रहे हैं, उस टर्म को बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं। वर्क फंक्शन क्या है कि इस एटम में से मैंने यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इधर इसमें से रिमूव करना है। यानी कि कोई भी मेटल सरफेस है ये वाला, इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है हमने। तो उसके लिए कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, यानी कि इस एटम को कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, मिनिमम एनर्जी भी कितनी, मिनिमम एनर्जी इस मेटल को या इस एटम को हमें देनी पड़ेगी ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए, उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from its metal surface। ये आप नोट कर लीजिए। वैसे ये +1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिनको नहीं पता वो यहाँ से इसको नोट कर लीजिए कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, भाई कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इन्फिनिटी तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। इस टर्म का हम यूज करने वाले हैं इस एग्जांपल को समझने में। देखो जब ग्लास रॉड और सिल्क को जब आपस में रब करेंगे तो उससे क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम केस में इधर एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एबोनाइट को जब रब करना है सिल्क के साथ, यानी कि इसके ऊपर रगड़ना है हमने, रगड़ने से क्या होगा, कुछ एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी क्या करेगी, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के सिल्क की तरफ ट्रांसफर कर देगी। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा, तो इस पर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसके केस में क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इधर से, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आफ्टर रबिंग जब इन दोनों को पास में लेके आएंगे, एबोनाइट रोड को और ग्लास रोड को, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस आ गए दोनों पर, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं।
तो ये इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो डिपेंड करते हैं वर्क फंक्शन से। हम ये भी कह सकते हैं कि सिलक से इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड में क्यों नहीं आए, या ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन सिलक में गए हैं तो एबोनेट से ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो ये चीज डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये टर्म है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हमें क्या बताता है कि इनमें से क्या है कि इसका जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन क्या है मोर, और इसका वर्क फंक्शन क्या है लेस। यानी कि इसको थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी देने से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, और ये ऐसा नहीं कर पाएगा, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसके कंपेरेटिवली। और इसके केस में क्या होगा, एबोनेट को जो वर्क फंक्शन है वो क्या होगा ज्यादा होगा, और सिलक का क्या होगा लेस होगा। ये आपस में कंपैरिजन की बात है भी, इसका कंपैरिजन इसके साथ और इसका कंपैरिजन इसके साथ। अब इसका वर्क फंक्शन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें इजीली हम इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते और इसमें से निकाल सकते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा एबोनाइट की तरफ आएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। ये तो बात थी ग्लास रोड की और एबोनाइट रोड की। इसके अलावा और बहुत सारे सब्सटेंसेस है हमारी नेचर में, जैसे मेटल। मेटल कैसा बिहेव करेगी आफ्टर रबिंग विद सिल्क या कैटवुल या जिसके साथ भी, तो वो कैसे बिहेव करेगी। तो इस बेसिस पे क्या है ना, इनकी नेचर के बेस पे भी ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, इस पे चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, उसके बेस पे क्या है ना हमने 3 टाइप्स के मैटर बनाए हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। अब वही डिस्कस करते हैं। ये तो बात थी ग्लास रोड की और एबोनाइट की। इसके अलावा और भी तो बहुत सारे मेटल हैं इस नेचर के अंदर, जैसे मेटल्स हो गई, तो उनका क्या बिहेवियर होगा जब उनको सिल्क के साथ, कैट फर के साथ या वूलन के साथ रब करेंगे, तो उनके ऊपर चार्ज का क्या होगा। तो उसके बेसिस पे क्या है, जो ये सब्सटेंसेस है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने। कौन कौन सी वो भी यहीं देख लेते हैं। फर्स्ट वन है कंडक्टर, सेकंड वन है इंसुलेटर, और थर्ड वन है डाइलेक्ट्रिक्स। ये 3 कैटेगरी है जिनको हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो कैसे, कंडक्टर कैसा बिहेव शो करते हैं। कंडक्टर वो सब्सटेंसेस है जिनमें से चार्ज पास आउट हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं एक, इसको हम कंपेयर करते हैं पानी की पाइप के साथ। ये कोई होज पाइप है, यहां से क्या है वाटर फ्लो कर रहा है इसमें, तो आसानी से फ्लो कर सकता है कि नहीं कर सकता, करेगा विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसकी जगह अगर मैं ले लेता हूं एक वुडन लॉग, वुड, इसमें से मैं वाटर को फ्लो करने की कोशिश करूंगा, यानी कि जो पानी है इसमें से पास आउट करवाने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा फ्लो, नहीं होगा। तो इसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस में से चार्ज पास आउट हो सकता है उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दीज आर दोज सब्सटेंसेस which can conduct इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि हम यहां पर चार्ज की बात कर रहे हैं तो वही वर्ड यूज करेंगे भी, वो सब्सटेंसेस जो क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं, अपने में से गुजरने दे सकते हैं, उनको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आती है, तो उनके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उसमें चार्ज मूव करता है। तो वो मूव कर कैसे रहा है, क्योंकि जो वायर्स हमने यूज किए ना वो कौन सी होंगी, कंडक्टर होंगी, वो कंडक्टर्स होंगी। एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो आप, मेटल, मेटल में स्पेसिफिकली आप लिखो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कुछ भी लिख सकते हो। मेटल्स, मेटल्स क्या करेगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
अगर इसके अलावा जो सेकंड केस था हमारे पास वुडन वाला भी, जिसमें से चार्ज पास आउट नहीं हो रहा, वो केस क्या था? इंसुलेटर, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। तो लिखो दीज आर दोज सब्सटेंसेस, इसको रब कर देते हैं, यही लिख देते हैं, दीज आर दोज सब्सटेंसेस which cannot conduct electric charge through it, उनको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स। इसका एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक, इनमें क्या ना करंट पास आउट नहीं होगा, ग्लास और प्लास्टिक में से। अब थर्ड केस देखिए, डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ये एक प्रकार के इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, यानी कि जो इंसुलेटर्स की हमने बात की थी ये वही होते हैं, लेकिन ये क्या है ना, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। यानी कि जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, जैसे इनमें इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ इस प्रकार का। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। तो लिखो दीज आर इंसुलेटिंग मटेरियल, these are insulating material which transmit electric effect without conducting। ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करेंगे बिना कंडक्टिंग के, यानी कि उसमें से चार्ज पास आउट नहीं होगा। तो ये तीन टर्म्स है डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखो, अगर यहां ग्लास रोड की जगह मेटल की रोड होती, कोई भी मेटल हमने ली है, तो क्या इस पे चार्ज नहीं आता? चार्ज आता, लेकिन वो क्या ना हमारी बॉडी के थ्रू, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, जैसे ये मेटल का पीस है तो इसको हम रब कर रहे हैं ऐसे, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, लेकिन वो चार्ज क्या करेगा, हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, जिसके कारण ये जो मेटल पीस है वो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। जितना चार्ज आएगा वो हमारी बॉडी के थ्रू जमीन में चला जाएगा। अगर हम प्लास्टिक के ग्लव्स यूज कर रहे हैं तब हो सकता है कि चार्ज इसके ऊपर टिक जाए। अगर यहां हमने, ये कोई मेटल का पीस है, यहां हमने चार्ज रख दिया, इसमें इनमें डिफरेंस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या क्या होता है भी। अगर यहां हमने चार्ज रख दिया तो वो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, यानी कि चारों एक जैसा सा सभी पर पूरी प्लेट पे ऐसे फैल जाएगा, वो होता है कंडक्टर। लेकिन इंसुलेटर में जहां चार्ज पड़ा है वहीं स्टिक रहेगा, वो हिलेगा नहीं वहां से। तो ये इनका मेजर डिफरेंस है। तो ये है कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। अब समझते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो हमें प्रेजेंस शो करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज की। भी कोई भी बॉडी है, जैसे कोई भी बॉडी ले ली हमने ए, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखो जरा, ये एक रोड है आर, सबसे पहले ये जार लेंगे, जी नाम दे दो इसको। इसमें क्या है, कोर्क हमने फिट कर दिया इसको सील करने के लिए ऊपर से, ताकि चार्ज है जो लीक ना हो। और इसमें क्या कर दिया, होल करके एक रोड इसमें से पास आउट करवा दी, उस रोड को नाम दिया हमने आर। ये सारी मेटालिक रोड्स है। और यहाँ दो थिन फॉइल्स हमने अटैच कर दी इसके साथ। ये दोनों की दोनों क्या है, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। और ये क्या है ना, बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, गोल्ड थिन फॉइल्स। तो ये है, इसमें जब भी किसी बॉडी को, चार्ज बॉडी को, ये डिस्क है इसके ऊपर डी, एक डिस्क रखी हुई है, इसके साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे डिस्क के,
तो मेटल में मैंने आपको बताया था कि मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। तो ये जो चार्ज है ना इसमें ट्रेवल करेगा, मूव करेगा। तो ये से मूव करते 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 ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा इन स्ट्रिप्स पे, यहाँ चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों स्ट्रिप्स में इक्वल, ये कह सकते हो आप कि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, एक जैसा चार्ज है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी क्या, रिपेल करेगी। तो जिनमें इक्वल चार्ज हो, सेम चार्ज हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो जिसके कारण क्या ना ये थोड़ी डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर ये पहले कुछ इस तरह है तो बाद में क्या ये थोड़ा सा फैल जाएंगी। जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतना ही क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इसके अंदर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा। जितनी उतनी अमाउंट ज़्यादा होगी चार्ज की, जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। और इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज हम कर सकते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब ये है भी अगर इसको छोटे से छोटा चार्ज हमने दे दिया तो भी ये डिफ्लेक्शन यहाँ पर शो कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 फॉइल और लगा देंगे इसके बॉटम पे, टीन फॉइल यहाँ यूज करेंगे हम। ये टीन फॉइल है 2, ये दोनों किस लिए यूज की, यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि छोटे से छोटा चार्ज भी अगर हम इसको दें तो भी क्या है, ये डिफ्लेक्शन शो करे, ये इसलिए होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो सबसे पहले कंडक्शन देखते हैं। हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, एक सेकंड बॉडी इसके साथ टच करके हमने रख दी, बिल्कुल अनचार्ज बॉडी जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो होगा क्या, अगर ये मेटल है और ये भी मेटल है, यानी कि दोनों क्या है, अगर कंडक्टर्स है तो क्या ये होगा, ये चार्ज मूव कर जाएगा, ये चार्ज इस बॉडी पर मूव कर जाएगा। यहां अगर 4 है ना तो 2 इधर चले जाएंगे, दोनों पर इक्वल अमाउंट हो जाएगी। अब क्या ना, इसके कारण ये बॉडी भी चार्ज होगी, इस पर भी चार्ज आ गया। तो इस प्रकार हम बाय कंडक्शन किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। यानी कि इस बॉडी पर चार्ज नहीं था, हमने इसके टच में किया इसको, तो क्या हुआ, ये बॉडी भी चार्ज होगी। अब हम बात करते हैं बाय इंडक्शन, यानी कि इंडक्शन से बिना टच किए। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टचिंग। और कंडक्शन में हमने क्या किया, विद टचिंग। विद टच से हमने क्या किया, किसी भी बॉडी को चार्ज किया। इसमें हम ये करेंगे विदाउट टचिंग। तो ये कैसे होगा जरा देखो, ये कोई चार्ज बॉडी है, सॉरी अनचार्ज बॉडी। अब इसके पास हम एक रोड लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज है, मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एटम्स तो होंगे इसमें, और एटम्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार इस साइड आ जाएंगे। समझ में बात, ये आपस में टच में नहीं है, लेकिन क्या होगा कि जब इसको इसके नजदीक लेके आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। जिससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करके चले गए उधर, तो यहां पॉजिटिव चार्ज शो होगा अपने आप ही। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या है, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इट मीन्स इधर ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिससे ये बॉडी चार्ज हो गई। इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, गुण है। तो जिसमें फर्स्ट वन है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन, तो इसका क्या कहना है, इसका यह कहना है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होगा, फिक्स क्वांटिटी में होगा। फिक्स क्वांटिटी मींस कि यहां से यहां क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी कि वोल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं या वोल नंबर में ही प्रोटॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि इधर से इधर हमने 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो अब अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है कि A टू B टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। जरा देखो भी, हमने ये एग्जांपल लेते हैं कि हमने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए A से लेके B की तरफ, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है,
एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं तो इसके आगे नेगेटिव का साइन होगा, अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसके आगे पॉजिटिव का साइन होगा। ये बात आपने थोड़ा ध्यान रखनी है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक मैथ है तो करो, कितना आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में। तो ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन के केस में हम कह सकते हैं कि यहां से यहां कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो वो हुआ माइनस में 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में कि हमने इधर से इधर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो तब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो जरा देखो, इधर 2 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो कितना चार्ज बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव में होगा ये भी। क्लियर है ये सिंपल बेसिक मैथ। 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, उनकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो ये चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो ये चार्ज है। अब इनके बीच की जो भी संख्या होगी, क्या उतना चार्ज ट्रांसफर करना पॉसिबल होगा ए से बी तक। मान लेते हैं ये है 4.8, यहां मैं लिख देता हूं 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं ए से बी तक? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होता कैसे है, बाय इलेक्ट्रॉन्स या बाय प्रोटॉन्स, और ये वोल नंबर में ही ट्रांसफर होंगे। और वोल नंबर में ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा, इनके वोल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज है उससे, तो उससे ये फॉर्मूला निकल के सामने आया। जरा देखो, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू का मीनिंग क्या है, नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है वो है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर हमने 3 लिखा है तो ये एन है, दिस इज एन। ई क्या होगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। तो सिंपल मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही है। अब इसको डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, भी वो गुण जिसके कारण ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट, यानी कि जितने भी फ्री चार्ज होंगे वो क्या होंगे, एक बेसिक यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, यानी कि मल्टीपल होंगे एक बेसिक यूनिट के। बेसिक यूनिट यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने प्रोटॉन ट्रांसफर हुए, उसका इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि जितने ट्रांसफर हुए ना उतने से मल्टीप्लाई करके हम बता देंगे कि इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि पैकेट्स में जाएंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया है तो 1.6 एक फिक्स वैल्यू उधर ट्रांसफर होगी चार्ज की, 2 गए तो वो फिक्स वैल्यू ट्रांसफर होगी 2 का मल्टीपल, 3 से फिर 3 का मल्टीपल हो जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो हम क्या करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक पे कितने चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो यानी कि ये फिक्स वैल्यू हम कह सकते हैं, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो समझ में आ गया होगा ये, तो नोट कर लीजिए ये। अब 2 प्रॉब्लम्स ले लेते हैं क्वांटाइजेशन के बेस पर। फर्स्ट वन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास कोई बॉडी है और उसके ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा, तो बताना है इसके ऊपर कितना चार्ज है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे क्यू इज इक्वल टू एन ई, यही है, यानी कि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अभी हम डिस्कस करके आए थे, तो क्या होगा जरा बढ़ाओ, क्यू इज इक्वल टू एन, एन मीन 20 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां मैं एक माइनस का साइन यूज कर लेता हूं, करो कैलकुलेट। ये जो 0 है ये इसको 18 कर देगी, इसकी वैल्यू आ रही है 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये इसका आंसर है, यानी कि
टोटल इतना चार्ज होगा इस बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर 20 एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा क्वेश्चन, इज चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल? क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है? तो कैलकुलेट कैसे करोगे? वही सेम मेथड, देखो कैसे, क्यू इजिकल टू एन, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब हमारे पास क्या ना, ये वैल्यू दी हुई है कि हमें चार्ज दिया हुआ इन्होंने 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो इसका कंसेप्ट हम कौन सा यूज करेंगे? तो इसका जो कंसेप्ट है वो वही रहेगा कि वोल नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे हम टोटल, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स वोल नंबर में आ रहे हैं तब तो ये चार्ज पॉसिबल है, और अगर वो अमाउंट हमारे पास जो इसका आंसर आया वो वोल नंबर में नहीं आया, फ्रैक्शंस में आया, तब ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। एक बार फिर बता देता हूं कि वह एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो किस में होगा? वोल नंबर में होगा। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कभी ऐसा नहीं हो सकता भी 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं, फ्रैक्शंस में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है ये 5.8, यानी कि नेट चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इंटू में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट करने हैं। अगर इसकी वैल्यू वोल नंबर में आई तो इट मीन्स ये चार्ज पॉसिबल है, अगर फ्रैक्शंस में आई तो पॉसिबल नहीं है। तो कैलकुलेट कीजिए, तो n इक्वल टू क्या होगा? 5.8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 36.25, ये इसकी वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शंस में आई है, तो इट मीन्स ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। लिख सकते हो आप इसमें नो, दिस चार्ज नॉट पॉसिबल। ये आपका आंसर है। और इन दोनों के जो आंसर हमने कैलकुलेट किए हैं, सोल्व किए इन दोनों को, वो किसके बेस पर बेस्ड है? वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। क्लियर हो गया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वोल नंबर में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो इस प्रकार हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। हमारे पास कोई बॉडी है, ये इसमें अलग अलग पॉइंट पे चार्जेस पड़े हुए हैं। यहाँ है 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 7 और यहाँ 3। इस प्रकार चार्ज पड़ा है इस बॉडी पर। तो अब हमने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करनी है इस बॉडी ए पर। ये इसका नाम दे देते हैं हम ए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, 3, 8, 11, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यही करेंगे, यही है एडिटिविटी प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसमें सिंपली जो बताया गया मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ चार्ज फाइंड आउट करेंगे Q1 कितना है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है। Q1 यहाँ सोल्व कर देता हूँ। Q1 इक्वल टू क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है इनटू में 4 और 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव वर्ड यूज कर लेते, साइन यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसी प्रकार Q2 के लिए करेंगे। ये Q2 है, ये Q3 वैल्यू है, ये Q4 वैल्यू है और ये Q5 वैल्यू है। इन सब के लिए Q2 पर कितना है, 2 इंटू 1.6 है इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम Q3 पर देखेंगे कि टोटल चार्ज कितना आ रहा है, वो कितना होगा, 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम Q4 वैल्यू कितनी आनी है, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड आफ्टर दैट Q5, यहाँ भी 3 है तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनका जितना आंसर आएगा उन सबको हमने ऐड कर देना है
Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 प्लस में Q4 प्लस में Q5 इज इक्वल टू नेट चार्ज Q। तो ये नेट चार्ज आ जाएगा जो इस बॉडी पर है। तो इसके अंदर हमने कोई नया तो कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इनका अलजेब्रिकली सम कर दिया, चार्ज कैलकुलेट किया और उनका सम कर दिया। तो यही है, कोई प्लस माइनस नहीं किया इसके अंदर, यानी कि इसको न्यूट्रल करो ये करो, कुछ नहीं, सिंपली प्लस। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स थे तो माइनस का साइन। एक केस और ले लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है ना, यहाँ प्रोटॉन्स है 3, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इतना चार्ज रह जाएगा आपका, इतनी अमाउंट रह जाएगी। तो यही है एडिटिविटी। जरा देखो, इट इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या होता है, जो टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, यानी कि सिस्टम पर जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, ऑब्टेन कर सकते हैं हम। कैसे? सिंपली बाय एडिंग, सिंपल एडिंग करने से, जोड़ने से। कैसे? किसको? अलजेब्रिकली ऑल दी चार्जेस, जितने चार्जेस उनको जोड़ने से, जो क्या है प्रेजेंट है एनीवेयर ऑन दी सिस्टम, सिस्टम पे कहीं भी प्रेजेंट हो चार्जेस, उनको अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे और हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगी। इसी को बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये है सेकंड प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है कि कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, अलग पड़ा हुआ सिस्टम जो किसी से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्शन का मीनिंग क्या है भी, अगर मान के चलो ये सेकंड बॉडी है और इनका आपस में यहाँ कोई कनेक्शन है तो क्या होगा, इससे चार्ज इधर ट्रांसफर हो सकता है। अगर ये दोनों कंडक्टर्स हैं तो चार्ज ट्रांसफर होगा, तो इससे क्या होगा, इस बॉडी पर चार्ज की अमाउंट चेंज हो सकती है। तो इसीलिए इन्होंने वर्ड यूज किया है आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया? यानी कि कोई बॉडी है आइसोलेटेड, जिसका किसी अदर सिस्टम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखो, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, यानी कि ये वो गुण है, वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज किसका, आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, उसको हम बदल नहीं सकते। तो यही है। अब हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है कूलोम्स लॉ। दो चार्जेस है, जैसे एक ये और एक ये, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स तो लगता ही होगा। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में कोई ना कोई फोर्सेज काम करती है, उसकी वजह से होता है। तो उसी फोर्सेज को कैलकुलेट करने के लिए, उसी फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलोम्स ने एक लॉ दिया, जिसको हम जानते हैं कूलोम्स लॉ के नाम से। तो देखते हैं क्या है ये। तो इसके लिए हमें 2 पॉइंट चार्ज लेने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट चार्ज है Q1 और सेकंड कौन सा है, Q2। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लिखेंगे R। तो कूलोम्स ने क्या कहा कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, वो क्या है, उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। जो फोर्स है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के। लाइन को पढ़ते हैं एक बार, देखो। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी फोर्स की, वो प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी चार्जेस, यानी कि जो चार्जेस है उनके प्रोडक्ट के। तो ये उनका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये उनका था सेकंड पॉइंट। यही है कूलोम्स लॉ। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल का साइन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के सामने आ रहा है। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन की जगह हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करो तो ये वैल्यू हमारे पास बन के सामने आएगी, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम किस नाम से जानते हैं वो भी लिख देता हूं, K होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। नोट कर लीजिएगा साथ के साथ,
के यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, किसके लिए यूज किया हमने, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए, और इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इस के की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग मीडियम पे डिपेंड करती है। जो के की वैल्यू है वो अलग अलग मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर मीडियम हम एयर ले रहे हैं तब क्या होगा, सीजीएस सिस्टम के अंदर, इन सीजीएस सिस्टम जो के की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 के बराबर होगी सीजीएस सिस्टम के अंदर। एसआई सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू जो होगी, एसआई सिस्टम के लिए हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। इन एसआई सिस्टम जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 9 × 10⁹, फिर आगे इसकी यूनिट हमें एक लिखनी पड़ेगी। यूनिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कैसे, ये फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, F = K Q1 Q2/r²। हमने इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है तो इसको यहीं रख लेंगे, बाकी सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो बनाओ K = F/r²/Q1 Q2। अब इन सब की यूनिट हम लिख देंगे यहाँ। F की यूनिट होती है न्यूटन, r² यानी कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया। दो चार्जेस था, कुलाम और कुलाम, इससे क्या वैल्यू निकल के सामने आ रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स स्क्वायर। समझ में आया? के को अलग किया, सबकी यूनिट पुट कर दी, आंसर आ गया हमारे पास। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो के की यूनिट होगी वो क्या होगी, ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। इसके अलावा हम के को ये भी लिख सकते हैं, के = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां जो एप्सिलॉन नॉट है ये होगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिविटी इन फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिविटी इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटा दिया तो यहाँ पर आ गया के, कांस्टेंट यूज किया के, जो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इन सीजीएस अगर हम बात करें तो एयर के अंदर इस के की वैल्यू होती है 1, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 की वैल्यू लिख दी सीजीएस सिस्टम के अंदर। लेकिन एसआई में थोड़ी दिक्कत है, एसआई में इसकी तो लंबी चौड़ी वैल्यू बन जाती है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। 9 × 10⁹, इसकी यूनिट कैलकुलेट करने का मेथड मैंने आपको बता दिया, तो वहां से इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं। यहां तक सिंपल है। अब के क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिविटी इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के अंदर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिविटी है ये। अब इसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एप्सिलॉन नॉट की। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को, के की वैल्यू को यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ इस प्रकार बन गया। ज्यादातर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये है आपका कूलॉम्स लॉ। अब हम इसी से क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिविटी की यूनिट बताओ, तो उसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करना, जैसे ये मेथड यूज किया वैसे ही हम क्या कर लेंगे, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो कैसे, यही कर लो सोल्व। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एप्सिलॉन नॉट की, ये यहाँ क्या है, नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर में लेने के लिए इसको इधर ले जाएंगे। तो लिखो एप्सिलॉन नॉट = क्या होगा, ये F इधर आ जाएगा, 1/4 पाई F इंटू में क्या होगा, Q1 Q2/r², ये होगा। अब जितने भी कांस्टेंट टर्म है इधर से उड़ा दो, ये कांस्टेंट टर्म्स है 4 और पाई, यहां से हमने रिमूव कर दी। अब ये जितनी भी टर्म्स हमें दी हुई है जिनकी यूनिट्स होती है उनकी वैल्यू पुट करते चलो, आंसर आ जाएगा आपका। एप्सिलॉन नॉट = क्या होगा, F की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, Q की यूनिट होगी कुलाम, /मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकल के सामने आ रही है कुलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर।
ये है यूनिट आपकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिविटी की। नोट कर लीजिए कैसे कैलकुलेट की है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं साथ के साथ, तो देखते हैं क्या आएगा। हमने क्या किया था, k इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, याद है कि भूल गए, यही लिखा था। तो अब हमने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं है। एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू क्या होगा, 1/4 पाई k, बिल्कुल बेसिक मैथ था ये, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है, करो। एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू क्या होगा, 1/4 इंटू पाई कितना होगा 3.14 इंटू में k की वैल्यू क्या थी हमारे पास, याद करो 9 इंटू 10⁹9, याद आ गई। तो ये थी वैल्यू। अब इसको सोल्व करेंगे हम अगर, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के सामने आएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। उसके बाद में इसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी हमें। किसकी यूनिट लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की। तो क्या है वो, कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। तो इस प्रकार हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिविटी की वैल्यू और यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है आपका कूलॉम्स लॉ। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।